गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है संप्राप्ति। कल उपशय की बात हो चुकी थी और आज ये निदान पंचक का आपका आखिरी टॉपिक है संप्राप्ति। जब इसका ज्ञान होता है, जब ये डिटेल में पता होता है, तब क्या है, आप कोई भी डिजीज का सही पहचान कर सकते हो। हर कोई अपने पॉइंट की, हर किसी की इम्पोर्टेंस है। निदान का भी पता होना जरूरी है, पूर्व का भी पता होना जरूरी है, लक्षणों का भी, सब चीज़ों का पता होना जरूरी है। लेकिन जब एकदम जैसे हो कि दो व्याधियों की पहचान नहीं कर पा रहे, तब उपशय और संप्राप्ति ही उस व्याधि की पहचान कराते हैं। उपशय से हम हर व्याधि की पहचान नहीं कर सकते, इसलिए हमें संप्राप्ति का तो हर व्याधि के लिए पता होना ही चाहिए। तो देखिए, रोग का ज्ञान, कोई भी डिजीज है उसका ज्ञान किस किस आधार पर किया जाता है? निदान के आधार पर, पूर्व रूप आदि से सामान्य रूप से होता है। हम केवल जैसे कि एकदम इसको पता कर सकते हैं पूर्व रूप निदान लक्षणों के आधार पर, कोई भी व्याधि को सामान्य तौर पर पता कर सकते हैं कि इसमें ये लक्षण आते हैं, ये पूर्व रूप आते हैं। लेकिन जब भी कंफ्यूजन क्रिएट हो चिकित्सक को दो व्याधियों के अंदर, तब वो क्या है, उसकी डिटेल पैथोजेनेसिस को देखता है, तब वो जाके उसका क्लियर नाम डिक्लेयर करता है। तो रोग का सम्यक ज्ञान बिना संप्राप्ति के संभव नहीं है, क्योंकि दोष दूष्य की विकृत स्थिति को ही संप्राप्ति द्वारा जाना जाता है। जैसे कि पूर्व रूप के अंदर दोष दूष्य सम्मूर्छना हुई थी। अब वो जो दोष दूष्य सम्मूर्छना होने के बाद एंड रिजल्ट क्या रहता है, किस प्रकार के स्रोत में विकृति होती है, अग्नि की दुष्टि कैसे होगी, रोग साध्य होगा कि असाध्य होगा, ये आगे जाके जब संप्राप्ति घटक देखेंगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर है, तब वहाँ क्लियर होगा। इसलिए क्या है, हमें संप्राप्ति का पता होना जरूरी है। अब है संप्राप्ति की डेफिनेशन। ये पूछी जाती है 2 नंबर में, कई बार पूछी जाती है। यथा दुष्टेन दोषेण यथा चा अनु विसर्पता निवृत्तिर आमयरस्यासो संप्राप्तिर्जागति संप्राप्तिर्जाति आगति। ये तो इसके पर्याय हैं, जाति और आगति, ये तो पर्याय है। सेकंड लाइन आप नहीं भी याद करो तो चलेगा, फर्स्ट लाइन सबको याद करनी है। क्या होता है, संप्राप्ति तक बात कैसे पहुंचती है? संप्राप्ति यानी कि पैथोजेनेसिस, उस पर्टिकुलर डिजीज की कंप्लीट साइकिल, निदान से लेके डिजीज उत्पन्न होने तक का जो कंप्लीट साइकिल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? संप्राप्ति बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा में भी वही बात लिखी हुई है। दोष जिस प्रकार निदानों से दूषित होंगे, जैसे हम निदानों का सेवन करेंगे, वो उसी प्रकार के दोषों को क्या करेंगे? दूषित करेंगे। हम वातल आहार विहार का सेवन करेंगे, वायु प्रकोपित होगी। कफज आहार विहार का सेवन करेंगे, कफ कुपित होगा। तो जिस प्रकार निदानों से जिस प्रकार निदानों से दूषित होकर ऊर्ध्व आदि भिन्न गतियों द्वारा, दोष की गतियां तिर्यक गमन कर गया, ऊर्ध्व गमन कर गया, अधो गमन कर गया, दोष की गतियों के द्वारा शरीर में विसर्पण करते हुए, जैसे कि पहले क्या होता है, दोष का धीरे धीरे संचय हुआ, प्रकोप हुआ, प्रसर अवस्था में क्या है, दोष दूसरी जगह जाएगा, फिर स्थान संचय में क्या होगा, दोष दूसरे सम्मूर्छना होगी। तो इन प्रकार की गतियों के द्वारा फिर दोष दूष्य सम्मूर्छना में दोष जिस प्रकार के स्रोतस को, जिस धातुओं को, जिस मल को दूषित करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रोग उत्पन्न करते हैं। और अगर हमें ये पूरी साइकिल समझ में आ जाए कि किस प्रकार के आहार से किस प्रकार का निदान सेवन किया था जिससे दोष कुपित हुआ, कौन सा दोष कुपित हुआ, कुपित होकर के वो कहाँ गया, उसने किस प्रकार की विकृति की, इस सब का हमें डिटेल में पता होना चाहिए। और यही क्या है, हमारी संप्राप्ति। संप्राप्ति में बस है क्या कि दोष दूसरी जगह चले गए और वो किसको दूषित कर रहे हैं, धातु को, मल को, किस प्रकार के दूषित को दूषित कर रहे हैं, और उसके बाद फिर डिजीज उत्पन्न हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? संप्राप्ति कहते हैं। अर्थात निदान का सेवन किया, वहां से लेके दोष कुपित होंगे, संचय होगा, दोष प्रकोप होगा, प्रसर अवस्था तक जाएंगे। निदान सेवन से लेकर दोष दुष्टि होना, तत्पश्चात लक्षण की उत्पत्ति पर्यंत संपूर्ण व्यापार परंपरा को ही क्या कहते हैं? संप्राप्ति। यानी कि जब हम निदान सेवन करना स्टार्ट करते हैं, वहां से लेकर और जब एक कंप्लीट डिजीज दिखाई देने लग जाती है किसी रोगी के शरीर में,
तो वो किस प्रोसेस से हुई, किस साइकिल से हुई, वो कंप्लीट साइकिल ही क्या है, संप्राप्ति है। इसके 2 पर्याय होते हैं, जाति और आगति। जाति, व्याधि का जन्म होना, यानी कि निदान सेवन से लेके हम आप संप्राप्ति किसी एक पर्टिकुलर फेज को नहीं बोल रहे, हम निदान से लेकर व्याधि के उत्पन्न होने की कंप्लीट जो साइकिल है उसको संप्राप्ति बोल रहे हैं। तो संप्राप्ति, जब संप्राप्ति हो जाएगी उस दोष की पूरी कंप्लीट, तभी तो व्याधि का जन्म होगा, तभी तो व्याधि उत्पन्न होगी। तो इसीलिए इन्होंने एक पर्याय बोल दिया कि जाति है। दूसरा है आगति, उत्पादक कारणों द्वारा व्याधि जन्म तक की प्रक्रिया। उत्पादक कारण यानी कि निदान, निदानों के द्वारा जब व्याधि जन्म होगा यानी कि लक्षण उत्पन्न होंगे, उस तक की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आगति। तो ये तो आपको ऐसे ही है, ये हिंदी वाला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये 2 नाम इसके पर्याय के याद रखने हैं कि जाति और आगति संप्राप्ति के पर्याय होते हैं। अब संप्राप्ति है क्या? अगर वन वर्ड में हम संप्राप्ति को डिफाइन करें तो संप्राप्ति है क्या? संप्राप्ति है दोष दूष्य का व्यापार, यानी कि दोष प्रकोपित हो रहे हैं या दोष का क्षय हो रहा है, तब वो दूषियों को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, वही क्या है, संप्राप्ति। जैसे कि निदान का सेवन किया, निदान सेवन करेंगे, नो डाउट दोष की तुष्टि होगी। अब दोष द्वारा दूष्य की तुष्टि होगी। अब यहाँ पे निदान सेवन किया, मान लो दोष का प्रकोप हुआ, प्रसर होके वो इस अवस्था तक पहुंच गया, दोष दूष्य समूर्छना तक वो पहुंच गया। वहां तक पहुंच के उसने जब दोष दूष्य समूर्छना होगी, यानी कि दोषों ने दूष्य को, चाहे वो धातु है, मल है, उनको दूषित करना शुरू कर दिया है। अब जब भी इनकी समूर्छना होगी, तब क्या होगा, लक्षण उत्पन्न होंगे। कोई भी धीरे धीरे सिम्टम उत्पन्न होंगे, और वो जो सिम्टम धीरे धीरे जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो लक्षणों का समूह बन के एक व्याधि का रूप ले लेगा, एक रोग का रूप ले लेगा, और फिर क्या होगी, रोग की उत्पत्ति। यही क्या है, संप्राप्ति। आपको समझ आ रहा होगा कि निदान का सेवन करेंगे, यहाँ से फिर क्या है, संचय होगा, धीरे धीरे प्रकोप, प्रसर अवस्था से लेकर दोष दूसरी समूर्छना होगी। वहां पर क्या है, सिम्टम उत्पन्न होंगे, लक्षण उत्पन्न होंगे, और वो लक्षणों का समूह जब उत्पन्न होने लग जाएगा एक साथ, तो वह कोई ना कोई व्याधि का रूप ले लेगा। उसके बाद है संप्राप्ति के भेद। यहाँ से जैसे अगर संप्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा क्वेश्चन भी इसका पूछा जाता है 10 नंबर के अंदर, कई बार 5-5 नंबर के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब केवल इसके भेद का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संप्राप्ति के भेद, आचार्य चरक ने कितने भेद बताए हैं संप्राप्ति के, 6। आपको चरक के अनुसार ही याद रखने हैं। आचार्य चरक ने 6 भेद बताए हैं, बाकी आचार्य 5 बताते हैं, वो एक विधि संप्राप्ति को नहीं बताते हैं। तो आपको आचार्य चरक का याद रखना है। अब इन्होंने भेद कैसे किए, अब संप्राप्ति हम क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट साइकिल ऑफ एनी डिजीज, कोई भी डिजीज की कंप्लीट साइकिल है उसको हम संप्राप्ति कह रहे हैं। अब वो डिजीज है तो डिजीज के अंदर तो कौन से दोष हैं, कितने उसके भेद हैं, किन कारणों से वो प्रकोपित हुई है, किस दोष की उसके अंदर प्रधानता है, क्या उसकी विधि रही है, वो सब इन्होंने संप्राप्ति के अंदर बताया है, और उन्हीं आधार पर इन्होंने संप्राप्ति के भेद किए हैं। कि संख्या संप्राप्ति, जैसे हम बोलते हैं कि कि किसी भी रोग के कितने भेद होते हैं, उस आधार पर उस संख्या को, यानी कि जो हम जब कोई डिजीज पढ़ते हैं तब हम उनके जो भेद बताते हैं, वो एक तरह से क्या है, संख्या संप्राप्ति है। चाहे वो कोई भी डिजीज हो, उन्माद हो, अपस्मार हो, गुल्म हो, कुष्ठ हो, ज्वर हो, कोई भी हो, हम उसके जो भेद देखते हैं वो किस आधार पर देखते हैं, संख्या संप्राप्ति। तो संख्या संप्राप्ति द्वारा रोगों के भेदों की गणना की जाती है, कितने भेद हैं उस आधार पर उसकी गणना की जाती है। अब देखो संप्राप्ति, जैसे कि वातज ज्वर हो रहा है या पित्तज ज्वर हो रहा है या वातिक गुल्म है, पैतिक गुल्म है, तो इनिशिएशन तो सेम होगा कि निदानों का सेवन करेंगे। कोई भी डिजीज है जो पर्टिकुलर किसी दोष से हो रही है, जैसे गुल्मी है, निदानों का सेवन तो सेम होगा, क्योंकि गुल्म होने के लिए क्या है, वायु का प्रकोप होना जरूरी है। लेकिन जब दोष का अनुबंध होता है, जैसे पैतिक गुल्म है या कफज गुल्म हो रहा है, तो उसमें उसकी संप्राप्ति क्या रहती है, कफज गुल्म की संप्राप्ति क्या है, पैतज गुल्म की संप्राप्ति क्या है। तो इसलिए इन्होंने उसको, जैसे कि जब भेद की संप्राप्ति भी जब अलग अलग देखते हैं हम, लक्षणों की संप्राप्ति अलग अलग नहीं होती है, लेकिन भेद की संप्राप्ति होती है। अतिसार की संप्राप्ति देखिएगा आप लोग, वहां पर बताया है, वातज अतिसार को अलग संप्राप्ति से बताया है। या राजक्षमा की संप्राप्ति देखते हैं, 4 प्रकार का राजक्षमा होता है, विषमाशन, साहसजन्य, इस प्रकार से उनकी अलग अलग संप्राप्ति बताई जाती है।
तो वो जो भेद के अनुसार जो संप्राप्ति बता रहे हैं वही क्या है, संख्या संप्राप्ति है। कितने तरीके से कोई डिजीज व्यक्त हो सकती है, कितने तरीके से, और उसकी काउंटिंग को लेके इन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, संख्या संप्राप्ति। संख्या संप्राप्ति द्वारा रोगों के भेदों की गणना की जाती है। जैसे ज्वर 8 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और त्रिदोषज और आगंतुज। ज्वर 8 प्रकार का होता है। ऐसे ही गुल्म 5 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज गुल्म। कुष्ठ 7 प्रकार का होता है, महाकुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ, अलग अलग टाइप होते हैं। तो उन सभी की संप्राप्ति के आधार पर इन्होंने क्या करा, उनके अलग अलग भेद कर दिए। जितनी काउंटिंग, जितनी तरह से संप्राप्ति व्यक्त हो रही है किसी व्याधि की, काउंटिंग करके उनको बोल दिया कि ये क्या है, संख्या संप्राप्ति। फिर है विकल्प संप्राप्ति। अब विकल्प संप्राप्ति के अंदर क्या देखते हैं कि व्याधि से संबंध दोषों की, जैसे कोई भी डिजीज वात से हो रही है, पित्त से हो रही है, कफ से हो रही है। अब वायु के अपने अलग गुण हैं, ऐसे ही पित्त के गुण हैं, कफ के गुण हैं। तत्र रुक्ष लघु शीत खरा सूक्ष्म चलो अनिला। वायु के इतने सारे गुण हैं। अब हमने ऐसा कौन सा निदान सेवन किया जिसने वायु के कौन से गुण को कुपित किया, जिसकी वजह से वायु प्रकुपित हुई है, वही क्या है, उस दोष की अंशांश कल्पना। अंशांश यानी किस अंश से उस दोष का प्रकोप हुआ है, ऐसा कौन सा अंश उपस्थित था उस आहार के अंदर। रुक्ष हो सकता है, शीत हो सकता है, लघु हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है। ऐसा कौन सा अंश, जो उसके गुण हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, अंश कह रहे हैं। तो वो जो कौन सा अंश है जिसकी वजह से उस दोष का प्रकोप हुआ और फर्दर डिजीज उत्पन्न हुई, उसी को क्या बोलते हैं, विकल्प संप्राप्ति। देखिएगा, व्याधि से संबंध दोषों की अंशांश कल्पना को विकल्प संप्राप्ति कहते हैं। कैसे, वात के रुक्षादि गुण को क्या कहते हैं, अंश। अब आपको अंश क्लियर है, अंश क्या है, जो उनके गुण हैं, वो जो वात के, पित्त के, कफ के अपने अलग अलग जो गुण हैं उन्हीं को हम अंश कह रहे हैं। अब ये अंशांश कल्पना यानी कि ये जो अंश हैं, ये जो गुण हैं, वो किस प्रकार से कुपित होके दोष को कुपित करेंगे, वही क्या है, विकल्प संप्राप्ति। तो वात के रुक्षादि गुण को अंश कहते हैं। इन गुण समूहों में 1, 2, 3 या समस्त अंश से। अब देखो, वात का प्रकोप रुक्ष गुण के कारण भी हो सकता है, वात का प्रकोप रुक्ष और शीत के कारण भी हो सकता है। ऐसी वायु के तीन भी कोई भी गुण हो उनके कारण, या फिर वायु के जितने भी गुण हैं, तित्र, रुक्ष, लघु, शीत, खरा, सूक्ष्म, चलो अनिला, यहाँ तक सारे गुण भी एक साथ कुपित होकर के वायु का प्रकोप कर सकते हैं। अब ये संप्राप्ति के थ्रू ही पता चलेगा कि वायु सभी गुणों में कुपित हुई है। हम निदान पूर्व रूप इनके आधार पर पता नहीं कर सकते। हम एकदम क्लियरिटी तो इसमें केवल तभी आएगी जब हमें डिटेल में इसकी संप्राप्ति पता हो। इसलिए गुणों के आधार पर भी दोष के प्रकोप का ज्ञान करने के लिए आचार्यों ने विकल्प संप्राप्ति का वर्णन किया। तो इन गुण समूहों में, एक गुण में, एक अंश में कुपित हो रहा है दोष, या दो में, या तीन में, या सभी से वात आदि के प्रकोप का निश्चय करना ही क्या है, अंशांश कल्पना। और वही अंशांश कल्पना क्या है, विकल्प संप्राप्ति। अब एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे मटर होती है, मटर को क्या बोला जाता है, कलाय। वो क्या करती है, अगर हम लगातार मटर का सेवन करते हैं, कलाई का सेवन करते हैं, तो वो वात का जो प्रकोप करती है वो सभी अंशों में करती है, रुक्ष में भी, सूक्ष्म में भी, और लघु गुण जितने भी वायु के गुण हैं वो सभी अंशों में वायु को प्रकोप करती है। ये पर्टिकुलर निदान के आधार पर होता है कि कौन सा निदान अपने किस गुण के कारण किस दोष को प्रकोपित कर रहा है, हमेशा ये बात देखी जाती है। तो यहाँ पर जो मटर है, उसका अगर लगातार सेवन कर रहे हैं तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने सभी अंशों के कारण वायु को प्रकोपित करती है। यानी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कलाई के अंदर वही सब गुण उपस्थित होते हैं जो वायु को प्रकोपित करने वाले होते हैं, या जो वात के गुण होते हैं वही कलाई के गुण होते हैं। तो कलाई का अगर सेवन कर रहे हो तो वो वायु को सभी गुणों में, सभी अंशों में प्रकोपित करता है। ऐसे ही इक्षुकांड, इक्षुकांड शुगर केन, ये अपने रुक्ष व शीत दो गुण के कारण वात का प्रकोप करता है। तो अब आपको एग्जाम्पल के बेस पर आपको अच्छे से विकल्प संप्राप्ति समझ आ रही होगी। इक्षुकांड क्या करेगा, रुक्ष व शीत अपने दो गुण के कारण वात को प्रकोपित करता है। ऐसे ही मद्य, मद्य क्या करता है, मद्य रस व कटु, मद्य और कटु रस,
पित्त को सभी अंशों में कुपित करते हैं। मद्य का सेवन करते हो तो मद्य के जब गुण पढ़ते हैं तो मद्य के अंदर वो सारे गुण होते हैं जो पित्त के होते हैं, तो इसलिए मद्य क्या करती है, सभी गुणों में, सभी अंशों में पित्त का प्रकोप करती है। तिल, तिल कैसी होती है, उष्ण स्वभाव की होती है। ऐसे तिल देखो, अब यहाँ पर तिल अपने उष्ण गुण के कारण पित्त को पित्त का एक ही अंश उष्ण को ही कुपित करेगी। लेकिन तिल का जस्ट अपोजिट, तिल का सेवन हम कब करते हैं ज्यादा, जब वायु का प्रकोप हो रहा है। वात के शमन के लिए तिल सबसे बेस्ट होता है। तिल तेल का यूज आयुर्वेद में हर कोई कल्पना को भी कोई भी बनाते हैं, कहीं भी कोई तेल मूर्छना करते हैं, आप प्रशास्त्र पढ़ ही रहे होगे, तो हमेशा तिल के तेल का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो उष्ण गुण है वो वात शामक होता है। तो यहाँ पर तिल केवल एक ही गुण, अपने उष्ण गुण के कारण पित्त का प्रकोप करता है। तो अब आपको इतना समझना है इस संप्राप्ति से कि कोई भी जो दोष है वो अपने एक गुण के कारण भी प्रकोपित हो सकता है, अपने सभी गुणों के कारण भी प्रकोपित हो सकता है। तो हम इतनी छोटी-छोटी चीज़ों का तो हम तभी ज्ञान कर सकते हैं जब हमें संप्राप्ति का अच्छे से ज्ञान होगा। तो विकल्प संप्राप्ति से हमें क्या पता चलता है? विकल्प संप्राप्ति से हमें पता चलता है कि जो दोष हैं वो अपने कौन से अंश में कुपित होकर कौन-सी व्याधि को कर रहे हैं। जैसे कि वात रक्त की संप्राप्ति पढ़ते हैं। वात रक्त की संप्राप्ति में वायु जो है और रक्त है वो अपने सूक्ष्म गुण के कारण क्या है, वात रक्त उत्पन्न करते हैं। तो अपना एक अलग अलग, जैसे अतिसार देखो, अतिसार में क्या है, जो पित्त है वो अपने द्रव उष्ण और सर गुण में कुपित होकर अतिसार को उत्पन्न करता है। तो जो संप्राप्ति है उसी से ही पता चलता है कि कौन से दोष अपने कौन से गुण में प्रकोपित हो रहे हैं। माहिष दुग्ध, बफेलो का जो मिल्क होता है वो सभी गुणों में क्या करता है, कफ का प्रकोप करता है, क्योंकि कैसा होता है, वो गुरु होता है, उसके अंदर कफ के सारे गुण उपस्थित होते हैं, इसलिए वो सभी अंशों में कफ का प्रकोप करता है। शीरी वृक्षों के फल, जो शीरी वृक्षों के फल हैं वो अपने शीत गुण में कफ के एक अंश को प्रकोपित करते हैं। जबकि अगर इन्हीं शीरी वृक्षों के फल की बात की जाए तो ये क्या करते हैं, पित्त शामक भी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्तंभन गुण होता है इनके अंदर, कसाय रस वाले होते हैं, और शीत होने के कारण ये क्या करते हैं, पित्त का शमन भी करते हैं। तो जो भी कोई एक दोष के एक अंश को कुपित करने वाला होगा तो वो कहीं ना कहीं जरूर दूसरे दोष का शामक भी होगा। तो शीरी वृक्षों का जो दुग्ध है, सॉरी, शीरी वृक्षों का जो फल है वो अपने शीत गुण में कफ के एक अंश को, क्योंकि कफ के अंदर भी शीत गुण उपस्थित होता है। तो ये है विकल्प संप्राप्ति। फिर उसके बाद है प्राधान्य संप्राप्ति। अब प्राधान्य संप्राप्ति में जैसे अपन ने अनुबंध और अनुबंध्य की बात की थी, वहां पर अनुबंध्य क्या था, प्रधान, और अनुबंध क्या था, अप्रधान। बस ऐसे ही पता करते हैं प्राधान्य संप्राप्ति से कि ये रोग हो रहा है वो कौन से दोष की प्रधानता से हो रहा है, या फिर इस रोग के अंदर प्रधान दोष के साथ साथ कौन से दोष का अनुबंध है। जैसे हम भेद की बात करते हैं तो भेद का भी ज्ञान कब होता है, जब संप्राप्ति पता हो। जैसे पैतृक है या कफज है या सन्निपातस है, तो उसका ज्ञान भी कब होता है, जब हमें संप्राप्ति का ज्ञान हो। तो रोग उत्पादक मुख्य दोषों की स्वतंत्रता का जिसके द्वारा ज्ञान हो, मुख्य दोष, प्रधान दोष कौन है, जिसके द्वारा ज्ञान हो उस रोग की प्राधान्य संप्राप्ति, और जिसके द्वारा गौण दोष यानी कि किसका अनुबंध है, जो अप्रधान है, उसका ज्ञान हो, और उसकी परतंत्रता, परतंत्रता यानी कि दूसरे पर निर्भर होकर प्रकोपित हुआ है। जैसे कफज प्रमेय है, कफज सॉरी हाँ, जैसे कि पित्तज प्रमेय, पित्तज प्रमेय में प्रधान दोष कौन होगा, हमेशा, भले ही आप पित्तज प्रमेय कह लो कि वातज कह लो, लेकिन प्रमेय में प्रधानता हमेशा कफ की रहेगी। कफ के साथ साथ अगर पित्त आ गया है तो यहाँ पर पित्त क्या होगा, गौण रूप में होगा, पित्त परतंत्र होगा कफ के ऊपर, तब जाके वो क्या है, पित्तज प्रमेय उत्पन्न कर रहा है। तो कोई भी रोग जिसके अंदर प्रधान दोष कौन सा है और गौण दोष कौन सा है या फिर अप्रधान दोष कौन सा है, उसका पता लगाया जाता है प्राधान्य संप्राप्ति के आधार पर। तो गौण दोषों की परतंत्रता का ज्ञान हो उस रोग की अप्रधान संप्राप्ति कहते हैं। प्राधान्य कहने पर अगर हम प्राधान्य का पता चल गया, गुल्म किससे हो रहा है, कुष्ठ किससे हो रहा है, प्रमेह किससे हो रहा है, अगर हमें प्राधान्य का पता चल गया तो अप्रधान का ज्ञान तो स्वतः ही हो जाता है। कैसे कि अगर कोई भी एक दोष की प्रधानता का हमें ज्ञान है तो वो आगे जाके कौन कौन से दोषों को दूषित करेगा, या फिर उस जो प्रधान के साथ साथ जो अप्रधान है उसके एकदम
क्लियर सिम्पटम तो उत्पन्न नहीं होते, लेकिन थोड़ा-थोड़ा वो प्रभाव दर्शाता है, तब जाके उसके साथ-साथ अप्रधान का अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में देखिए, द्वंद्वज में 2 दोष व त्रिदोषज में 3 दोष मिले होते हैं, ठीक है? तो द्वंद्वज जब भी हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी रोग है वो वात कफज है या पित्त कफज है या वात पित्तज है, तो उन द्वंद्वज में भी कोई ना कोई एक तो प्रधान होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों समानता से दिखाएँगे। भले ही थोड़ी-सी हो, लेकिन एक की डोमिनेंसी हमेशा रहेगी। ऐसे ही त्रिदोषज, तीनों एक साथ मिल गए तो उनमें कहीं न कहीं एक दोष है वो अपने, अब आप ये बोलोगे कि अगर एक ज़्यादा होगा तो वो उसकी प्रधानता कैसे? लेकिन त्रिदोषज में भी ये होता है, जैसे सन्निपातज, वात, पित्त, कफज है, तो कहीं न कहीं किसी एक दोष के लक्षण ज़्यादा देखने को मिलेंगे ही। आप जब जब मैं आपको डिजीज़ पढ़ाऊँगी तब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करती चलूँगी। उनमें से एक दोष रोग को उत्पन्न करने में स्वतंत्र होता है, ठीक है? अब मैंने जस्ट अभी जो बात बोली है कि एक प्रधान होगा, तो प्रधान जैसे सन्निपातज की भी बात कर रहे हैं, तो उनमें से कोई एक की तो डोमिनेंसी होगी और डोमिनेंसी उसकी होगी जिसकी वजह से वो व्याधि उत्पन्न हो रही है। इनमें से एक दोष रोग को उत्पन्न करने में स्वतंत्र होता है और अन्य दोष जो होते हैं रोग उत्पादकता में गौण होने पर परतंत्र होते हैं। यानी कि जो स्वतंत्र दोष है, जो प्राधान्य दोष है, वो तो एकदम क्लियर सिम्पटम उत्पन्न करेगा ही, लेकिन अगर उस प्रधान के साथ अप्रधान का भी अनुबंध हो जाता है, ये भी आके जुड़ जाते हैं, तो भी ये क्या करते हैं, उस रोग के अंदर सिम्पटम धीरे-धीरे उत्पन्न करने लगते हैं, लेकिन हमेशा ये परतंत्र रहकर ही करेंगे। अब परतंत्र शब्द इनके लिए यूज़ यूँ होता है कि अगर हम प्रधान की चिकित्सा कर देते हैं, हम प्रधान दोष को जड़ से खत्म कर देते हैं, तो इन दोष को अब रखने वाला कोई नहीं होता, तो ये स्वतः ही शांत हो जाते हैं, इसलिए इनको परतंत्र बोला जाता है। चिकित्सा सूत्र का निर्धारण प्राधान्य संप्राप्ति के आधार पर होता है। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि अगर कल परसों जब भी हुई थी कि अगर वातज गुल्म है और उसके अंदर पित्तज गुल्म उत्पन्न हो रहा है उस व्यक्ति को, तो हम पहले पित्त की चिकित्सा नहीं करेंगे, हम पहले गुल्म की चिकित्सा करेंगे। हम गुल्म की चिकित्सा कर देते हैं, हम वायु की चिकित्सा अगर कर देते हैं, तो पित्त भेद जो उसका कुपित हो रखा है, वो स्वतः ही शांत हो जाएगा। तो हमेशा जो चिकित्सा डिसाइड की जाती है, अब देखो प्राधान्य संप्राप्ति की इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस है चिकित्सा का निर्धारण करने के लिए, क्योंकि हम जैसे कि कोई भी व्याधि है, उसका प्रधान दोष कोई और है, लेकिन उसके अंदर भेद वही एग्जाम्पल पैतृक गुल्म वाला, हम चिकित्सा करने लग रहे हैं पित्त की, तो कभी वो व्यक्ति का गुल्म ठीक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तुम पित्त को कितना भी शमन कर लो, लेकिन वायु प्रकोपित है, तो वो वापस से पित्त को उभार देगी, वापस से उसको प्रकोपित कर देगी। तो हमें पहले प्रधान को जड़ से खत्म करना होगा, उसकी चिकित्सा करनी होगी। और चिकित्सा का पता किस बेस पे लगाया जा सकता है? जब हमें दोष की प्रधानता और अप्रधानता का ज्ञान होगा, तभी हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो चिकित्सा सूत्र का निर्धारण प्राधान्य संप्राप्ति के आधार पर किया जाता है, क्योंकि चिकित्सा प्रधान दोष की ही की जाती है। अब आपको एकदम क्लियर, इसमें आपको क्लियर हुआ हो ना या नहीं हुआ हो, लेकिन यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राधान्य संप्राप्ति की इम्पोर्टेंस क्या है, कम क्यों हम प्राधान्य संप्राप्ति पढ़ रहे हैं। क्योंकि चिकित्सा प्रधान दोष की जाती है, वह अप्रधान दोष की वृद्धि नहीं होने देती। जो भी चिकित्सा हम कर रहे हैं उसमें क्या है, अप्रधान, हाँ, चिकित्सा भी जब हम चिकित्सा पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जो सम्यक चिकित्सा होती है, श्रेष्ठ चिकित्सा कौन-सी होती है? श्रेष्ठ चिकित्सा वही होती है जो उत्पन्न दोष है या जो उत्पन्न रोग है, उसका तो शमन कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो जैसे एलोपैथी वाले करते हैं। उनका तो शमन कर देते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ दूसरे साइड इफ़ेक्ट भी उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में बोला गया है, श्रेष्ठ चिकित्सा वही होती है जो एक व्याधि का तो शमन कर दे, लेकिन दूसरी व्याधि को उत्पन्न ना करे, वही चिकित्सा श्रेष्ठ चिकित्सा बोली जाती है। तो क्या है, इसीलिए क्या होता है, जो अप्रधान है वो स्वतः ही शांत हो जाता है कि अगर वो हमने चिकित्सा वात के लिए दी है, तो हम ऐसी चिकित्सा देंगे कि हम वायु के लिए दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो पित्त और कफ को वृद्धि ना करे, उनको भी साम्य अवस्था में लेके आए। हम एक दोष की चिकित्सा कर रहे हैं, तो हम ये कभी नहीं करेंगे कि हम दूसरे दोष को बढ़ा दें या दूसरे का शमन कर दें। हम तीनों को बैलेंसिंग स्टेट में लाने के लिए चिकित्सा करते हैं। तो ये रही आपकी प्राधान्य संप्राप्ति। फिर उसके बाद है बल संप्राप्ति। बल संप्राप्ति में क्या है कि कितने बल में वो निदान है, पूर्ण रूप है, लक्षण है, ये प्रकट हो रहे हैं। यानी कि निदान, पूर्ण रूप व रूप जितने अधिक प्रकट होते हैं, जैसे पूर्ण रूप के अंदर देखा था
कि अगर उस व्याधि के सभी पूर्व रूप उपस्थित हैं तो व्याधि असाध्य होगी, अगर पूर्व रूप अल्प हैं तो व्याधि साध्य होगी। ऐसे ही बल संप्राप्ति यानी कि व्याधि का बल क्या होगा, वो ज़्यादा क्रोनिसिटी की तरफ जाएगी या जल्दी ही उसका शमन हो जाएगा, जल्दी ही वो ठीक हो जाएगी, उसका प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर कितना होगा, उसका पता लगाया जाता है बल संप्राप्ति के आधार पर कि निदान कितने थे, कितने निदानों का सेवन करने से कौन-कौन से दोष प्रकोपित हुए। अब अगर उसको रोग हो भी गया है तो उसके अंदर पूर्व रूप सभी पूर्व रूप उपस्थित हैं या बहुत कम मात्रा में उपस्थित हैं, उस व्याधि के सभी लक्षण उपस्थित हैं या कम लक्षण उपस्थित हैं, तो निदान पूर्व रूप व रूप जितने अधिक प्रकट होते हैं, व्याधि का बल उतना ही अधिक होता है और उसे सबल व्याधि जाना जाता है। यानी कि अब अगर मान लो निदान भी बहुत ज़्यादा सेवन किए हैं उसने, उस दोष को प्रकोपित करने वाले सभी निदान, जैसे कि पित्त को प्रकोपित करने के लिए उसने पित्त को सभी गुणों में प्रकोपित कर लिया, ऐसा आहार विहार किया और उसके पूर्व रूप भी सारे उपस्थित हो रहे हैं, रूप भी सारे उपस्थित हो रहे हैं, यानी कि व्याधि तीव्र होगी, व्याधि का जो बल होगा, व्याधि का जो प्रभाव होगा वो तीव्र होगा। तो उसे क्या बोला जाता है, सबल व्याधि बोला जाता है। इसके विपरीत निदान पूर्व रूप रूप का कम प्रकट होने पर व्याधि का बल उतना ही कम होगा। अब जितने कम होंगे उतने ही लक्षण कम उपस्थित होंगे, उतनी ही व्याधि का प्रभाव कम होगा। यानी कि यहाँ पर तो व्याधि है वो रोगी को अधिक कष्टदायक होगी, यहाँ पर इतना कष्ट देने वाली नहीं होगी। उसे निर्बल व्याधि जाना चाहिए और मध्यम वाली को मध्यम बल व्याधि व्याधि जानना चाहिए। तो बल संप्राप्ति में इतना कुछ है नहीं, बल संप्राप्ति में तो केवल ये देखा जाता है कि कितने निदानों का सेवन किया, कितने पूर्व रूप उत्पन्न हो रहे हैं, कितने रूप उत्पन्न हो रहे हैं। उसी के आधार पर हम उसे सबल, निर्बल या मध्यम बल वाली व्याधि बोलते हैं। फिर उसके बाद है काल संप्राप्ति। काल संप्राप्ति में आपको वही कोटेशन पता होना चाहिए, वयो अयो रात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्या दिघाक्रमात्। इस कोटेशन से आपको काल संप्राप्ति समझने में हेल्प मिलेगी, जिससे रात्रि, दिन व ऋतु एवं भोजन के आदि, मध्य व अंत के अनुसार दोष विशेष का निश्चय किया जाता है, उसे काल संप्राप्ति कहते हैं। यानी कि कौन से काल में कौन से दोष का प्रभाव रहता है, कौन सा दोष प्रकोपित रहता है, कौन सा क्षय होता है, इसका पता हम लगाते हैं काल संप्राप्ति के आधार पर कि रात्रि के कौन से काल में पित्त प्रभावी होगा, वात प्रभावी होगी या कफ प्रभावी होगा, दिन में कौन सी ऋतु में कौन से दोष का प्रकोप होगा, कौन से का शमन होगा, कौन से का संचय होगा, उस सभी का ज्ञान हमें पता लगता है काल संप्राप्ति। जैसे कि कफज व्याधियों की, अगर कोई भी कफज विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि आम वात में भी आपने अगर डेमो ली होगी तो उसमें भी बताया था मैंने, आम वात में प्रधानता आम की, और आम किसकी वजह से, कफ की वजह से। तो आम वात में जब भी पेशेंट सुबह उठता है तो उसको स्टिफनेस रहती है, सुबह ही सुबह उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सुबह प्रातः काल ही क्या है, कफज काल है, कफ वहाँ ऑलरेडी उसके शरीर में प्रकोपित है, लेकिन और उसको क्या है, और उसका प्रकोप हो जाता है प्रातः काल के अंदर, इसलिए उस व्याधि का जो प्रभाव है आम वात का, वो बजाय दोपहर के या शाम के प्रातः काल में अधिक कष्टदायी होती है किसी भी रोगी को। तो कफज व्याधियों की उत्पत्ति व वृद्धि प्रातः काल में, रात्रि के आरंभ में व भोजन के तुरंत बाद होती है। उत्पत्ति भी होगी कफज व्याधियों की तो इस टाइम पे होगी, या फिर जब भी उसके लक्षण, या फिर जैसे कि ऐसे कोई भी पेशेंट आता है तो वो बोलता है मेरे को सुबह ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या मैं रात को जब सोने वाला होता हूँ तब मुझे दिक्कत होती है, या खाना खाते ही मुझे प्रॉब्लम होती है, तो वो सभी कफज व्याधियाँ होंगी। उनसे हम समझ सकते हैं, वो पेशेंट हमें बताता है तो हम उससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका कफ दूषित चल रहा है। फिर उसके बाद है पित्तज व्याधि। तो पित्तज व्याधियों का भी अपना काल है, मध्याह्न में पित्त प्रभावी रहेगा, मध्य रात्रि में और भोजन के मध्य में। पित्त हमेशा मध्य अवस्था में प्रकोपित रहता है, सारे मध्य मध्य वाले आएंगे, इससे आप इजीली याद रख सकते हो। ऐसे ही वातिक व्याधियों की उत्पत्ति सायंकाल में या भोजन के पूर्ण पाचन के बाद या रात्रि के अंत में, यानी कि प्रातः होने से जस्ट पहले ही वातिक व्याधियों की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे इस बेस पर, इन काल के आधार पर हम कफज, पित्तज या वातज व्याधियों का पता लगाते हैं और इसका पता चलता है काल संप्राप्ति से। जैसे कि वसंत में कफ का प्रकोप होगा तो कफज विकार होंगे, शरद में पित्त का प्रकोप होगा तो पित्तज विकार होंगे, और वर्षा में वात का प्रकोप होने से वातज विकार होंगे। तो ये काल के लिए, इसलिए अगर आप लोगों को अगर वो कोटेशन याद ना हो, अष्टांग हृदय वाला जो चैप्टर 1 में दिया गया है,
तो उसे याद कर लीजिएगा, वो बहुत काम आता है, बहुत। अब सेकंड में तो आपके बहुत काम आने वाला है वो कोटेशन, तो आप उसको कोटेशन को याद करो चाहे मत करो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना बहुत अच्छे से। फिर है विधि संप्राप्ति। विधि संप्राप्ति के लिए एक तो एक ही बात याद रखनी कि विधि संप्राप्ति का वर्णन केवल आचार्य चरक ने किया है। विधि शब्द का अर्थ है प्रकार। अब ये थोड़ी सी समझने के हिसाब से थोड़ी सी अजीब सी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। विधि शब्द का अर्थ है प्रकार। विधि शब्द का उपयोग भिन्न जातियों के व्यक्ति में नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको समझ आएगी, अभी पैनिक मत होइएगा। गौत्र गुण गौ में ही रह सकता है, अश्व में नहीं। अब ये एग्जाम्पल आप एक बार के लिए छोड़िए, हम आते हैं इधर। ठीक है, तो विधि व संख्या में, पहले इसको पढ़ते हैं। तात्पर्य है कि संख्या आदि के द्वारा रोग के भेद कर देने पर भी चिकित्सा में उपयोगी विधि संप्राप्ति होती है। अब कैसे कि विधि व संख्या में केवल भेद इतना है कि विधि का अर्थ प्रकार है। देखो, अब ये सब छोड़िए, मैं आपको अलग से समझाती हूँ। जैसे संख्या संप्राप्ति द्वारा हमें क्या पता चल रहा था कि उसके कितने भेद हैं। 8 प्रकार की है, 5 प्रकार की है व्याधि, या 4 प्रकार की है, 3 प्रकार की, जो भी, उसका पता हमें चल रहा था संख्या संप्राप्ति से। विधि संप्राप्ति से हमें भेद का तो पता चलता ही चलता है, साथ ही ये पता चलता है कि वो किस प्रकार से विकृति कर रही है। देखिएगा, एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को समझिए, आपको विधि संप्राप्ति अच्छे से समझ में आएगी। संख्या संप्राप्ति ने बता दिया कि रक्त पित्त के इतने भेद होते हैं। ठीक है, रक्त पित्त के जो 4 भेद होते हैं वो संख्या संप्राप्ति से हमें पता चल जाता है। लेकिन किस प्रकार से रक्त कुपित होकर के कौन से मार्ग से बाहर निकलता है उसका पता चलता है। अब ये विधि संप्राप्ति हर डिजीज के लिए नहीं होती है, पहली बात तो। ठीक है, ये मार्ग के अनुसार या उसके होने की विधि के आधार पर ही, रोग के होने की विधि के आधार पर विधि संप्राप्ति को बताया गया है। तो रक्तपित्त 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वक, अधोग और उभयज। अब विधि संप्राप्ति से हमें रक्तपित्त के बारे में इतना पता चलता है कि ये ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, अधोग रक्तपित्त है, यानी कि रक्त की गति किस तरफ हो रही है। जो दूषित पित्त है या दूषित रक्त है, उसकी गति ऊपर की तरफ हो रही है तो वो ऊर्ध्वक रक्तपित्त, नीचे की तरफ हो रही है तो अधोग रक्तपित्त, और सभी मार्गों से हो रही है तो उभयज रक्तपित्त। यानी कि जो 3 भेद हैं। अब यहाँ पर समझने की चीज ये है कि रक्तपित्त के भेद का ज्ञान हमें संख्या संप्राप्ति भी कराती है, विधि संप्राप्ति भी कराती है, लेकिन इन दोनों के अंदर अंतर कितना है कि विधि का अर्थ प्रकार है और उसका उपयोग एक ही जाति के अंतर्गत किया जाता है। संख्या संप्राप्ति से अलग अलग डिजीज की क्या है, हम भेद पता कर लेते हैं। हम उन्हीं भेदों के जो बीच में अंतर नहीं कर सकते। ज्वर के 8 भेद हैं, गुल्म के 3 भेद हैं, उनके अंदर संख्या संप्राप्ति के आधार पर अंतर नहीं कर सकते कि वातज गुल्म में क्या है, पित्तज गुल्म में क्या है, कफज गुल्म में क्या है। लेकिन विधि संप्राप्ति के आधार पर हम वो एक ही जाति, अब यहाँ पर एक ही जाति वर्ड क्यों हो रहा है कि हम रक्त पित्त के अंदर ही अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं विधि संप्राप्ति के बेस पर कि ऊर्ध्वक जो रक्त पित्त है उसकी संप्राप्ति क्या है, अधोग रक्तपित्त है उसकी संप्राप्ति क्या है, और उभयज की संप्राप्ति क्या है। जो अलग अलग संप्राप्ति एक ही रोग की बताई जाती हैं, एक ही रोग के होने का अलग अलग जो पैटर्न बताया जाता है, वो विधि संप्राप्ति के आधार पर होता है। तो इनके अंदर अंतर केवल कितना है कि विधि का अर्थ प्रकार है और उसका उपयोग एक ही जाति के अंतर्गत, इस लाइन पर जोर दीजिएगा, इसका उपयोग एक ही जाति यानी कि एक ही व्याधि रक्तपित्त, एक ही जाति के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में भेद प्रदर्शन के लिए किया जाता है। अब वहां पर हम किसी भी तरीके से भेद नहीं कर सकते संख्या संप्राप्ति में कि ज्वर के 8 भेदों में इनमें क्या क्या अंतर है। यहाँ पर हम भेद प्रदर्शन कर सकते हैं कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त में तो क्या भेद है, ऊर्ध्वक और अधोग में क्या अंतर है। कि यहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रही है वो नोज ब्लीडिंग होगी, अधोग में जो ब्लीडिंग हो रही है वो एनाल ब्लीडिंग होगी या यूरिन के थ्रू होगी वो ब्लीडिंग। तो यहाँ पर हम एक ही जाति के अंदर जोर आपको देना है, एक ही जाति में, एक ही जाति में जो अंतर देखा जाता है, जो भेद देखा जाता है, वो विधि संप्राप्ति के आधार पर
देखा जाता है। तो यहाँ बस आपको केवल इतनी सी लाइन याद रखिएगा, विधि संप्राप्ति, ये तो आपको ऐसे है कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसमें लिख सको। अब वापस इसको देखिएगा, विधि शब्द का उपयोग भिन्न जातियों के व्यक्तियों में नहीं किया जाता। अब देखो, हमने अंतर देखा है केवल रक्तपित्त में। मैंने 2 अलग डिज़ीज़ में कंपेयर नहीं किया कि रक्तपित्त में या गुल्म में मैं कंपेयर कर रही हूँ। मैंने केवल एक ही व्याधि के अंतर्गत कंपेयर किया है। तो ये 2 अलग-अलग जातियों में नहीं किया जाता, ये एक ही जाति के अंदर किया जाता है। जैसे कि गोत्र गुण है, वो सभी प्रकार की गायों में रह सकता है, लेकिन भैंस में गोत्र गुण नहीं हो सकता, या मनुष्यों के अंदर गोत्र गुण नहीं हो सकता, या जो हमारा मनुष्यत्व गुण है वो केवल हमारे अंदर ही हो सकता है, वो किसी और के अंदर नहीं हो सकता है। तो 2 मनुष्यों के अंदर डिफरेंस करने के लिए हम विधि संप्राप्ति का यूज करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, मनुष्य और गाय या भैंस के अंदर डिफरेंस करने के लिए विधि संप्राप्ति का यूज, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ऐसे यूज नहीं करेंगे। तो इसका जो यूज है वो केवल एक ही व्याधि में, एक ही व्याधि के भेदों में अंतर करने के लिए किया जाता है, 2 अलग-अलग व्याधियों के लिए। इसीलिए मैंने बोला कि विधि संप्राप्ति सभी के लिए नहीं होती है, 2 अलग-अलग व्याधियों में अंतर करने के लिए विधि संप्राप्ति का यूज नहीं किया जाता है। तो ये आपका जो संप्राप्ति जो